मेरी आत्मा ने केओस में तब प्रवेश किया जब महान देवता पांगु अपने शरीर को ब्रह्मांड की हर चीज में बदल रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, स्वयं महान दांव से एक चेतावनी गूंज उठी। प्राचीन स्वर्गीय दांव बस जन्म लेने ही वाला। अगर मैंने जल्दी से अपने भौतिक रूप के लिए कोई पात्र नहीं ढूंढा तो स्वर्गीय दांव आकार लेते ही मुझे पूरी तरह से मिटा देगा और मैं धूल में मिल जाऊंगा। फिर भी इस विशाल केओस में देखने पर मुझे केवल वो प्राचीन डेथ ऑरा ही बचा हुआ दिखा, जिसे केओस गॉड्स ने अपनी मृत्यु के बाद छोड़ा था। लेकिन यह तो साक्षात मृत्यु की आभा थी। अगर मैंने इसे सोख लिया तो क्या मैं उसी वक्त मारा नहीं जाऊंगा? जैसे ही मैं हिचकिचाया, इस केओस के शून्य में एक गहरी और रहस्यमयी इच्छा प्रकट हुई। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि स्वर्गीय दांव का निर्माण शुरू हो चुका है और वह गहरा काला डेथ और अब सिकुद्दश था और अलग होता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो सारे मौके हाथ से निकल जाएंगे। अपने दांत पीसते हुए मैंने सीधे उस काले डेथ ओरा की खाई में छलांग लगा दी। उसी पल वह असीमित डेथ ओरा जैसे अपने लक्ष्य की ओर खींचने लगा। वह मुझ पर हावी होने लगा और उसने एक विशाल काले कोकून का रूप ले लिया। जानकारी और प्राचीन विरासतों का एक सैलाब मेरे दिमाग में उमद्यच पद दहा। मेरा दिमाग ओवरलोड हो गया, सोचने की क्षमता खत्म हो गई और जैसे ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। 10 प्राचीन युग बीत गए और आखिरकार मैं उस काले कोकून के अंदर जाग उठा। इस वर्तमान क्षण में मुझे आखिरकार अपनी असली पहचान समझ आ गई है। यह प्राचीन डेथ ओरा असल में वो सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति है जो 3000 के उस गॉड्स के पतन के बाद उनके अवशेषों से बनी है। स्वर्गीय दांव के नियमों के अनुसार इस प्राचीन डेथ ओरा को इस प्राचीन दुनिया द्वारा सोख लिया जाना, जो बाद में हाउतू द्वारा मृत्यु के बाद के द्वार खोलने पर पाताल लोक बन जाता और स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के 3 लोकों में से एक बनाता, जिस पर 10 यम राजाओं का शासन होता। लेकिन क्योंकि अब यह प्राचीन डेथ ओरा मेरा भौतिक शरीर बन चुका है, मैंने असल में उन 10 यम राजाओं की जगह ले ली है और मैं खुद इस प्राचीन डेथ ओरा से पैदा हुआ एक प्राचीन देवता बन गया हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे भारी मात्रा में मेरिट और उन 3000 केओस गॉड्स से दांव का गहरा ज्ञान भी विरासत में मिला है। अपने अस्तित्व की इस सच्चाई को समझने के बाद मैंने तुरंत अपना कल्टीवेशन शुरू कर दिया। आखिरकार ताकत ही हर चीज की सबसे बुनियादी नींव है। पलक झपकते ही 2 और प्राचीन युग बीत गए। इस प्राचीन दुनिया की एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर क्षितिज पर अंतहीन काले बादल घूम दाड़ी रहे थे। उन काले बादलों के अंदर एक खौफनाक स्वर्गीय विपत्ति उफान पर थी। सभी जीवित प्राणी कांप उठे और जमीन पर गिरकर नतमस्तक हो गए। कमजोर जीव स्वर्ग के उस कुचल देने वाले दबाव में तुरंत मारे गए और बिल्कुल बीचों बीच, जहां आसमानी बिजली लगातार गिर रही थी, स्याही जैसा काला एक कोकून रखा था। इस पल उस कोकून के अंदर मैं धीरे धीरे संघनित हो रहा था और अपना असली रूप लेने की तैयारी कर रहा था। आखिरी विपत्ति की बिजली गिरने के बाद मैं काले कपड़े पहने एक युवा दाओइस्ट के रूप में प्रकट हुआ। मेरे पिछले जीवन की बातें अब बीत चुकी हैं। अब से यहाँ केवल इस प्राचीन दुनिया का साधक है जिसे यम के महान दाव ने प्रमाणित किया है। केवल इसी पल मैं सच में इस प्राचीन दुनिया में पूरी तरह से विलीन हुआ। अनगिनत युगों के कल्टीवेशन के बाद मेरा कल्टीवेशन बेस अब महान लुआ गोल्डन इमोर्टल दायरे के शिखर पर पहुंच चुका था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक भयानक डेथ एनर्जी तेजी से बाहर निकली, जिसने मेरे शरीर के चारों ओर एक काली ढाल बना ली। न केवल मैं अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए डेथ एनर्जी को कमांड दे सकता था, बल्कि मैं अपने भौतिक रूप को ठीक करने के लिए किसी भी समय आसपास की डेथ एनर्जी को सोख भी सकता था। मेरी वर्तमान ताकत के साथ इस प्राचीन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरे खिलाफ खड़े डियरे हो सकते हैं। हालांकि अब जिस एकमात्र चीज की कमी है वह है एक धर्म ट्रेजर। किसी को भी यह पता होना चाहिए कि प्राचीन दुनिया के महान शूरवीरों के बीच होने वाली निर्णायक लड़ाइयों में एक धर्म ट्रेजर वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है जो युद्ध का पासा पलट सकता। ठीक इसी पल मेरे दिल में अचानक एक हलचल सी हुई। मैंने देखा कि वह काला कोकून एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। उसकी सतह पर अंतहीन चमक उठी और पलक झपकते ही वह एक गहरे काले बैनर में बदल गया। उस काले बैनर पर अनगिनत रहस्यमयी दावरुन्स एक ही पल में प्रकट हुए और गायब हो गए। इस काले बैनर के बारे में जानकारी मेरे दिमाग में भर गई। ये मेरा साथी स्पिरिट ट्रेजर है जो बिल्कुल मेरी ही तरह उसी स्रोत से पैदा हुआ है। ज़ियानिटियन सुप्रीम ट्रेजर, रिनकार्नेशन बैनर। मुझे उससे जोड़ाने वाली इस साझी आभा को महसूस करते हुए मुझे अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। यह समझना जरूरी है कि ताइजी डायग्राम, केओस बेल और पानगो बैनर ये सभी ज़ियानिटियन सुप्रीम ट्रेजर हैं और इनमें से हर एक के पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की ताकत है। हैरानी कम होने के बाद मैंने तुरंत अपने इस साथी स्पिरिट ट्रेजर को रिफाइन करना शुरू कर दिया। यह रिनकार्नेशन बैनर ने सच में मुझे निराश नहीं किया। इसके पास न केवल स्वर्गीय रहस्यों को छुपाने की क्षमता है, बल्कि इसकी रक्षात्मक ताकत भी इस प्राचीन दुनिया के सबसे प्रमुख रक्षात्मक खजाने हेवन एंड अर्थ जुआनहुआंग एक्सक्विजिट के बराबर है। ये सीधे तौर पर किसी भी साधक के अंदर स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों को ट्रिगर कर सकता है। यहाँ तक कि एक महान लुआ गोल्डन इमोर्टल भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात
ये पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित कर सकता है और दूसरों की आत्माओं को सोखकर रिनकार्नेशन बैनर की ताकत को और बढ़ा सकता है। अगर कोई पर्याप्त आत्माओं को सोख ले तो रिनकार्नेशन बैनर पूरी प्राचीन दुनिया के जीवन और मृत्यु में हेर फेर कर सकता है और एक केओस सुप्रीम ट्रेजर बन सकता है जो जियांटियन सुप्रीम ट्रेजर्स को भी पीछे छोड़ डीडीएच देता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझे स्वर्गीय दांव द्वारा दिया गया मेरिट भी मिल सकता है। यह रिनकार्नेशन बैनर असल में चीटिंग करने का एक टूल है। इसके हाथ में होने से अगर मेरा सामना लुओहू या होंगजुन से भी हो जाए तो भी मेरे पास खुद को बचाने की पर्याप्त ताकत है। चूंकि बात ऐसी है तो मुझे इस ड्रैगन हान विपत्ति के बारे में अपनी योजना बनानी होगी। आखिरकार इस महाविनाश के दौरान मरने वाले प्राणियों की अनगिनत आत्माओं को इकट्ठा करना अब मेरे लिए बहुत आसान होगा। ये सोचकर मैं तुरंत इन पहाड़ों से निकल पड़ा। इस समय यह प्रागैतिहासिक भूमि एक घने दम घोंटने वाले खून की प्यास से सनी हुई थी। ये पूरी तरह से तबाही और सन्नाटे का नजारा था। ऐसा लगता है कि मैं बहुत देर से पहुंचा हूं। लॉन्गहान महाविपत्ति पहले ही शुरू हो चुकी है। मैंने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ता गया। जल्द ही मुझे गोल्डन इमोर्टल दायरे के एक किलिन की लाश मिली। ये किलिन सच में बहुत ही दर्दनाक मौत मारा गया था। यहां तक कि इसकी आत्मा भी चकनाचूर हो चुकी थी, जो उस भयंकर युद्ध की क्रूरता का साक्षात प्रमाण थी। हालांकि इसने मुझे संसार बैनर की ताकत आजमाने का एक सही मौका दे दिया। मैंने शून्य की ओर इशारा किया और किलिन की असली आत्मा का एक हल्का सा अलौकिक अंश उभर कर सामने आया। उसी पल संसार बैनर ने बैंगनी रोशनी की एक किरण छोड़ दी और वह किलिन की आत्मा बैनर में खींचने से पहले एक साथ युद्धने लगी। संसार बैनर के जरिए मुझे उस महाविपत्ति से युद्ध ही उसकी यादें दिखाई देने लगीं। मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उलट। 3 प्राचीन जनजातियां 10,000 सालों से एक भयानक युद्ध में उलझी हुई थीं। उन तीनों जनजातियों के मुखिया भी खुद लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके थे। हजारों सालों के इस टकराव के कारण प्रागैतिहासिक जीवित प्राणियों में अनगिनत मौतें हुई थीं। इन यादों से मैंने बद्धी लद्दाइयों के स्थानों और उस नरसंहार के पैमाने का पता लगा लिया। मैं तुरंत निकल पड़ा। अब से मेरे पास करने के लिए बहुत काम होने वाला था। अगले 400 सालों में मेरे लगातार आत्माओं को इकट्ठा करने की वजह से संसार बैनर के अंदर आत्माओं की गिनती लाखों तक पहुंच गई और इसकी ताकत बहुत बढ़ गई। इसके अलावा इन आत्माओं की यादों को खंगालकर मैंने इन तीनों जनजातियों से युद्ध कई दाओइस्ट विरासतों और ईश्वरीय क्षमताओं में महारत हासिल कर ली। एक दिन कुनवू पर्वत पर बिल्कुल बीचों बीच मौजूद एक विशाल पत्थर पर एक फीनिक्स की लाश पड़ी थी। यह डालुओ दायरे का एक फीनिक्स था। अपने सामने फीनिक्स की लाश को देखकर मेरी आंखों में खुशी की एक चमक आ गई। एक बड़े बुजुर्ग के मारे जाने से तीनों जनजातियों के बीच के हालात और भी ज्यादा अराजक होने वाले थे। जैसे ही मैंने उसकी आत्मा को संघनित करने की तैयारी की, मेरे दिल में अचानक एक चेतावनी गूंजी। मैंने तुरंत अपने हाथ रोक लिए और पलक झपकते ही किसी दूर की जगह पर टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जिस जगह पर मैं खडीरी ढियाला था वहां तुरंत एक भयानक ताकत से हमला हुआ। उस अपार शक्ति ने उस जगह के पूरे स्पेस को ही चकन्नाचूर कर दिया। मैंने अपनी जगह से कुछ ही दूर पर नजर डाली। मेरे बिना देखे ही वहां एक खौफनाक राक्षस प्रकट हो गया था। उसने अपने सिर पर एक गहरे हरे रंग का मुकुट पहना हुआ था। उसके नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही घनी राक्षसी आभा निकल रही थी और वह बोल सकता था, तुम्हारे हाथों में जो धर्मा ट्रेजर है, मुझे इस दानव को उसकी चाहत है। उस राक्षस की लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं और उसकी आवाज खून की प्यास से भरी हुई थी। मुझे प्राचीन युग के राक्षसी चेहरों की याद आई और मैंने पूछा, क्या तुम स्वर्गीय दानव बाशुन हो? दानव पूर्वज लुओहू के अधीन 6 महान दानव सेनापति थे और मेरे सामने खडरीदाहा ये कोई और नहीं बल्कि कुख्यात बाशुन था, जिसे उसके मायावी और भूतिया स्वभाव के लिए जाना जाता था। तुम मरने वाले हो, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? बाशुन ने ताना मारा। ऐसा लगता है कि तुम अपनी मर्जी से अपना खजाना नहीं सौंपना चाहते, तो फिर मैं तुम्हारी आत्मा और मांस को निगल जाऊंगा और इसे खुद ही हासिल कर लूंगा। अपनी औकात न जानने वाले मूर्ख। बाशुन की बातें सुनकर मैंने बस एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वह और मैं दोनों ही महान लुआ गोल्डन इमोर्टल के शिखर पर थे और समान स्तर के साधकों के बीच मुझे किसी का डर नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया से भदीच कर बाशुन ने तुरंत मेरी ओर एक मुक्का मारा। इस हमले में असीमित राक्षसी ऊर्जा थी, जिससे आसपास का स्पेस ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जगह पर जम गया हो। फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, बस बेपरवाही से अपना हाथ उठाया और उसी पल एक ज्वार की लहर की तरह एक असीमित डेथ ऑरा उमदहत पद्धा उस डेथ ऑरा के संपर्क में आते ही बाशुन की मुट्ठी, जिसे पहले अविनाशी माना जा रहा था, मुरझाने और सिकुड़ने लगी। दहशत और गुस्से में आकर बाशुन ने धात देते हुए कहा, हेवनली डेमन क्राउन। उसके इतना कहते ही उसके सिर पर रखा आसमानी मुकुट चमक उठा। एक रहस्यमयी काली आध्यात्मिक ऊर्जा की परत ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया और हावी होते हुए डेथ ऑरा को पीछे धकेल दिया। एक ही नजर में पता चल गया कि यह काली ऊर्जा वही खून की प्यास थी जो इस महाविपत्ति के दौरान इतनी फैली हुई थी। जाहिर है कि वह आसमानी मुकुट एक सर्वोच्च हेवन ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर था। यह देखकर मेरे अंदर उसे पाने की इच्छा जाग उठी। अच्छा, आखिरकार मेरे पास केवल रिनकार्नेशन बैनर था। यह हेवनली डेमन क्राउन मेरा होना चाहिए। बाशुन अब मुझे हेवनली डेमन क्राउन का इस्तेमाल करने पर मजबूर करने के लिए गुस्से में उबल रहा था। तुम मरने लायक हो। उसने एक जोरदार दहाड़ दाच लगाई और उस मुकुट से एक विशाल जानलेवा आभा मेरी तरफ उम्ददई पद्दी।
फिर भी अगले ही पल उसका छरछता हुआ गुस्सा पूर्ण खौफ में बदल गया। रिनकार्नेशन बैनर से असीमित रोशनी निकली और जैसे ही उस चांदी जैसी जानलेवा आभा ने रोशनी को छुआ, वह इस तरह बिना किसी निशान के मिट गई जिसे बाशुन समझ ही नहीं पाया। उसी पल बाशुन के माथे पर मौजूद हेवनली डेमन क्राउन ने प्रतिक्रिया दी। बाशुन को यह एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी कि जिस काले झंडे को वह लूटना चाहता था वह उसके अपने मुकुट से कहीं बेहतर हेवन ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर था। बिना एक पल गंवाए बाशुन ने भागने की कोशिश की और अदृश्य लहरों ने उसके पीछे के स्पेस को फाड़ दिया। लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे भागने दे सकता था? बस एक विचार के साथ रिनकार्नेशन बैनर अनगिनत मौत की किरणों के साथ फूट पड़ गया। तुरंत ही स्पेस का पूरा फैलाव एक राक्षस नर्क में बदल गया। विशेष रूप से जैसे ही वह बैंगनी रोशनी उस पर पड़ी ही उसका मांस और खून नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली तेजी से मुरझाने लगा। कोई भी उसके शरीर पर प्रकट हो रही गंदी और अशुद्ध चीजों को देख सकता था। ये क्षय की शक्ति कैसे हो सकती है? बाशुन दहशत में चिल्लाया। एक पीक डालुओं गोल्डन इमॉर्टल के लिए ये एक ऐसी बात थी जो पूरी तरह से असंभव होनी चाहिए थी। इस दुनिया में कोई भी क्षय की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकता है और वह काला बैनर आखिर किस ग्रेड का जादुई खजाना हो सकता है? ये विचार बाशुन के दिमाग में बार बार गूंज रहा। फिर भी बाशुन को देखकर मुझे उस पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। मैंने दिव्य प्रकाश का संचार किया और संसार बैनर एक बार फिर झिलमिला उठा। बाशुन, जो पहले से ही पतन के कगार पर डगमगा रहा था, तुरंत उन अशुद्ध चीजों की चपेट में आ गया और पलक झपकते ही एक सूखे हुए कंकाल में बदल गया। फिर उसकी आत्मा को सीधे संसार बैनर के अंदर खींच लिया गया। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। बाशुन के बैनर के अंदर फंसने के बाद अगर लोहू खुद भी वहां आ जाता तो भी उसका दिमाग चकरा जाता। दाओइस्ट तकनीकों के बारे में यादों का एक विशाल सैलाब तुरंत मेरे दिमाग में उंधा पद्धा। बहुत तेजी से मैंने बाशुन की आत्मा की गहराई से लॉन्ग हान युग की सच्चाई का पता लगा लिया। ये पता चला कि हर एक घटना लोहू द्वारा पर्दे के पीछे से रची गई थी। उसने व्यक्तिगत रूप से तीनों कुलों के प्रमुख लोगों को मारने के लिए दखल दिया था और उनके बीच कलह और नफरत के बीज बोए थे। इसके अलावा लोहू ने अपनी ईश्वरीय क्षमताओं का इस्तेमाल करके तीनों कुलों के कई ताकतवर लोगों के अंदर राक्षसी बीज बो दिए थे, जिससे उनके रिश्ते पूरी तरह से अराजकता में बदल गए। यह हेवन डेमोनिक बैनर लोहू ने केवल जानलेवा आभा इकट्ठा करने के एकमात्र उद्देश्य से बाशुन को दिया था। बैनर के अलावा वहां हेवन डेमोनिक रोब और हेवन डेमोनिक हेलबर्ट मौजूद थे, जो दो मिडिल ग्रेड इननेट स्पिरिट ट्रेजर्स थे। इन तीनों कलाकृतियों के मिलन से बना हेवन डेमोनिक मैनिफेस्टेशन एक सुप्रीम ग्रेड इनेट स्पिरिट ट्रेजर था। लोहू ने जानलेवा आभा हासिल करने के लिए तीनों कुलों के बीच इस महायुद्ध को भड़काया था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा के लिए उसका असली मकसद क्या हो सकता था? बाशुन की यादों में लोहू की पूरी भव्य योजना शामिल नहीं थी, इसलिए मैं अंधेरे में ही रहा। जैसे ही मैं संदेह में डूबा हुआ था, हेवन डेमोनिक बैनर से जानलेवा आभा का एक असीमित सैलाब फूट पड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह आभा ठोस होने लगी और धीरे धीरे एक परछाई के रूप में संघनित होने लगी। ये लाल रंग के कपदेह पहने हुए मध्यम आयु का एक प्रभावशाली आदमी था। उसके काले बाल लहरा रहे थे, जबकि वहां हवा का नामोनिशान नहीं था। वह इस महाविपत्ति के दो मुख्य चेहरों में से एक था। दानव पूर्वज लुओहू, तो तुम ही हो जिसने बाशुन को मारा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्राचीन दुनिया में तुम्हारे जैसे गहरी तकनीकों वाले किसी मास्टर ने पनाह ली होगी। क्या मुझे तुम्हारी उपाधि जानने का सम्मान मिल सकता है दाओइस्ट? सच कहूं तो उस महान दानव पूर्वज के सामने खड़े होकर मैं स्वाभाविक रूप से सतर्क था। विशेष रूप से बाशुन की यादों को सोखने के बाद मैं जानता था कि लुओहू ने दसियों हजार साल पहले ही क्वासिसेंट दायरे में प्रवेश कर चुका था। हालांकि मेरे सामने खड़ा लुओहू स्पष्ट रूप से बैनर के भीतर मौजूद जानलेवा आभा से बना एक अवतार मात्र था। उसकी ताकत उसके असली रूप का एक अंश भी नहीं थी। संसार बैनर मेरे हाथों में होने से मुझे कोई खौफ नहीं था। मैं लोहू हूं, डेमन एंसेस्टर का अभिवादन करो। एक साथी दाओइस्ट से मिलकर सम्मान की अनुभूति हो रही है। कृपया बताइए, क्या आप मेरे डेमन सेक्ट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी रखते हैं? ये सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोहू मुझे अपनी ओर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक पल के लिए मैं समझ ही नहीं पाया कि यह डेमन एंसेस्टर क्या साजिश रच रहा है। मेरी खामोशी देखकर लोहू ने एक बार फिर अपना निमंत्रण आगे बढ़ाया। साथी दाओइस्ट, सोचने के लिए अपना समय लें। यदि आप मेरे डेमन सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आज की सभी बातों को भुला दिया जाएगा। मैं आपको यह हेवनली डेमन टेम्पल सीधे सौंप सकता। इसके अलावा यदि भविष्य में आप प्राइमोर्डियल केओस पर राज करना चाहेंगे, तो मैं आपकी कल्टीवेशन में पूरी ताकत से मदद करूंगा। जब मेरा डेमन सेक्ट अंततः हेवन और अर्थ पर नियंत्रण कर लेगा, तब निश्चित रूप से आपके लिए एक सर्वोच्च स्थान होगा। लुओहू वास्तव में बेहद उदार था। मैं महसूस कर सकता था कि डेमन एंसेस्टर के कहे गए शब्द पूरी तरह से सच्चे थे। मैं अपने दिल में लुओहू के प्रति सम्मान की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि मुझे उसकी अंतिम नियति का भली भांति ज्ञान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कभी सहमत नहीं होता। डेमन एंसेस्टर, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे अकेले और आजाद भटकने की आदत है और मेरा किसी भी गुट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अगर यही आपका अंतिम फैसला है साथी दाओइस्ट, तो मुझे गहरा खेद है। चूंकि बात ऐसी है, तो मेरे पास आपको यहीं खत्म कर देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मेरे साफ इनकार को सुनकर लुओहू की नजरें ठंडी और खौफनाक हो गईं। फिर भी मैं बस शांति से मुस्कुराया और जवाब दिया,
अगर तुम यहाँ अपने असली रूप में आए होते तो शायद मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता, लेकिन यह महज तुम्हारी किलिंग इंटेंट की एक परछाई है। मुझे डर है कि यह मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। ये सुनते ही लुओहू ने एक शब्द भी नहीं कहा। प्रहार करने की तैयारी करते हुए उसने एक सहज अंदाज में अपना हाथ उठाया और हेवनली डेमन के अनगिनत रूप शून्य के भीतर प्रकट हो गए। असीमित किलिंग इंटेंट इकट्ठा होने लगी। उसकी ताकत बाजाओं से मीलों आगे थी। अगर बाजाओं द्वारा जमा की गई किलिंग इंटेंट आसमान से गिरने वाली बारिश की एक बूंद के समान थी, तो लुओहू द्वारा बुलाई गई किलिंग इंटेंट एक विशाल अथाह महासागर जैसी थी। इसके अलावा उसकी किलिंग इंटेंट एक साथ मिलकर इतनी भयंकर हो गई थी कि मानो वह ग्रेट दांव के मूल नियमों को ही हिला रही हो। यह एक क्वासीसेंट की असली ताकत थी। अपनी हैरानी को दूर झटकते हुए मैंने उसके किलिंग इंटेंट के घातक हमले का सामना करने के लिए अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर को केंद्रित किया। प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को पार करने के बाद से मैंने 3000 मृत डेमन गॉड्स द्वारा पीछे छोड़ी गई इनेट पर्पल ऑनरा को सोख लिया था, जिससे मैं एक ऐसा इनेट देवता बन गया था जिसकी बुनियाद हेवन को भी चुनौती दे। मेरी कल्टीवेशन न केवल दालो गोल्डन इमोर्टल दायरे के चरम पर पहुंच, बल्कि मैंने इनेट सुप्रीम ट्रेजर रीइंकार्नेशन बैनर भी हासिल कर लिया था, जो ताकत बढ़ाने के लिए आत्माओं को सोखने में सक्षम था। फिर भी इससे पहले कि मैं अपनी इस सफलता का ज्यादा जश्न मना पाता, मैं लुओहू के इस खौफनाक किलिंग इंटेंट का निशाना बन गया। उसके इस भयानक हमले का सामना करने के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर के हर कतरे को इकट्ठा किया, लेकिन ठीक उसी पल हेवन से अचानक पर्पल लाइट की एक तेज किरण नीचे उतरी। जैसे ही उस पर्पल लाइट ने लुओहू के असीम किलिंग ऑनरा को छुआ, वह तपते सूरज के नीचे बर्फ की तरह पिघलकर पूरी तरह से गायब हो गई। ये देखकर लुओहू के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। फिर उसने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वहां सफेद बालों और सफेद चोगों में लिपटा एक बुजुर्ग दाओइस्ट धीरे धीरे शून्य के भीतर से प्रकट हुआ। लुओहू की आंखों में साफ तौर पर घबराहट की एक झलक देखी जा सकती थी। कुछ ही क्षणों बाद उस सफेद चोगे वाले दाओइस्ट ने लुओहू की ओर देखा और एक सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया। साथ ही दाओइस्ट लुओहू, हमें मिले हुए दसियों हजार साल बीत चुके हैं। किलिंग इंटेंट पर तुम्हारी महारत सच में और भी ज्यादा खौफनाक हो गई है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। क्या यह तुम्हारा दूसरा अवतार है जिसे तुमने अलग किया है? लुओहू ने उपहास करते हुए कहा। तुम अब यहाँ आए हो, क्या तुम्हारा इरादा इसकी रक्षा करने का है? चूंकि मैं यहाँ हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं साथ ही दाओइस्ट लुओहू को अपनी मर्जी से किसी भी निर्दोष को मारने की अनुमति नहीं दे सकता। यह सुनकर लुओहू पूरी तरह शांत हो गया। वह जानता था कि केवल इस किलिंग इंटेंट के सहारे उसे ऐसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ अपनी खौफनाक नजरें घुमाई। भले ही यह बूढ़ा आदमी आज तुम्हें बचा रहा है, लेकिन भविष्य में मैं एक असली द्वंद्व के लिए तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मेरा सुझाव है कि तुम खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लो। इसी के साथ लुओहू का वो रूप और हेवनली डेमन पैलेस बिना कोई नामो निशान छोड़े वहां से गायब हो गए। मैं वहां निशब्द खड़ा रह गया। मैंने अनजाने में ही डेमन एंसेस्टर के साथ एक खूनी दुश्मनी मोल ले ली थी। अब मैं अपनी ये व्यथा किसे जाकर सुनाऊं? फिर भी मैंने अपने सामने खड़े उस बुजुर्ग दाओइस्ट की असली पहचान पहले ही कर ली थी। वे दाओ एंसेस्टर होंगजुन थे। लुओहू के वहां से चले जाने के बाद वह बुजुर्ग दाओइस्ट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक औपचारिक दाओइस्ट प्रणाम किया। मैं यूजिंग माउंटेन का भटकने वाला कल्टीवेटर होंगजुन हूँ। प्रणाम। साथ ही दाओइस्ट यानलो, आपका कल्टीवेशन बेस बहुत ही गहरा है। दांव पर आपकी पकड़ डीडीएच का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपकी क्षमताओं का बहुत सम्मान करता हूं। मैं दांव पर चर्चा करने के लिए आपको अपने निवास पर आमंत्रित करने के लिए विशेष रूप से यहां आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में आपके क्या विचार हैं। यह सुनकर मैंने सहमति में सिर हिलाया। बीते अनगिनत सालों में मेरी कल्टीवेशन बहुत पहले ही दालो गोल्डन इमोर्टल दायरे के चरम शिखर पर पहुंच चुकी। फिर भी मैं क्वासीसेंट दायरे में प्रवेश करने में नाकाम रहा था। शायद 3 रास्तों को काटने की होंगजुन की विधि मुझे वो फलता दिला सकती थी जिसकी मुझे तलाश थी। हम तुरंत वहां से निकल गए और यूजिंग माउंटेन पर होंगजुन के कल्टीवेशन स्थल पर्पल क्लाउड पैलेस की ओर चल पड़ी। अच्छे हमारे वहां पहुंचते ही मैं सीधे काम की बात पर आ गया। मैंने लंबे समय से सुना है कि 3 रास्तों को काटने की आपकी विधि का अभ्यास सभी के द्वारा किया जा सकता है। क्या आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे? यह सुनकर होंगजुन ने गहरी उलझन के साथ मेरी तरफ देखा। सभी के द्वारा अभ्यास? साथ ही दाओइस्ट, आप मजाक कर रहे हैं? इस दुनिया में ऐसी कौन सी दाओइस्ट तकनीक है जिसे हर कोई कल्टीवेट करके सफलतापूर्वक महारत हासिल कर सकता है? जैसा कि आपने कहा है, मैं जिस तकनीक को कल्टीवेट करता हूं उसकी सीमा इतनी अधिक नहीं है। अगर भविष्य में मुझे हुनुआन दालो जिंक्सियन का दर्जा प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो संभव है कि मैं सचमुच इसे उस स्तर तक पूर्ण कर दूं जहां हर कोई इसे कल्टीवेट। होंगजुन के ये शब्द सुनकर मेरा दिल डर से आधा ठंडा पड़ी डीडीएच गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि 3 रास्तों को काटने वाली तकनीक का सभी के लिए सुलभ होना सच तो था, लेकिन वह तकनीक होंगजुन के सेंटहुड प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ाई गई थी। होंगजुन अभी तक सेंट नहीं बने थे, इसलिए उनकी दाओइस्ट शिक्षाएं संभवतः अभी भी अधूरी ही थीं। होंगजुन ने मेरी इस परेशानी को भांप लिया और वे बोलने लगे। जिसे क्वासी सेंट दायरा कहा जाता है वह मुख्य रूप से किसी की धर्म शक्ति पर निर्भर करता है और दूसरा दांव की समझ पर। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी धर्म शक्ति तुम्हारे भीतर साथी दाओइस्ट बहुत गहरी और जटिल है, जो निश्चित रूप से किसी प्राइमोर्डियल लीनेज से विरासत में मिली है। तुम जिन बाधाओं का सामना कर रहे हो वे निश्चित रूप से धर्म पावर या दांव का मामला नहीं है। इसलिए मेरे विचार में तुम्हारे ब्रेक थ्रू न कर पाने की एकमात्र संभावना यही है कि तुम्हारा एसेंस, तुम्हारा प्राइमल ओरिजिन अधूरा है। एसेंस?
इस अनजान शब्द को सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिसे एसेंस कहा जाता है, वह एक कल्टीवेटर की असली प्रकृति और उन नियमों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें वे दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए साथी दाओइस्ट लुओहू को ही ले लीजिए। उनका असली रूप प्राइमोर्डियल बेलफुल क्यूई से पैदा हुआ था, जिससे उन्हें युद्ध में हेवन और अर्थ की क्यूई को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। ब्रह्मांड में सभी चीजें, चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, उनकी कल्टीवेशन उनके अपने एसेंस से जुड़ी होनी चाहिए। हालांकि मैं तुम्हारे मूल के बारे में नहीं जानता, साथी दाओइस्ट, लेकिन वे निश्चित रूप से साधारण नहीं है। यह सुनकर मैं उनका इशारा समझ गया। सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी के कल्टीवेशन पर उसके जन्मजात स्वभाव का प्रभाव है। उदाहरण के लिए उस युग के लाइटनिंग बीस्ट्स निश्चित रूप से दाओ ऑफ थंडर को कल्टीवेट करते। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रोज फायर एलिमेंट से संबंधित हैं, जबकि चारों समुद्रों के ड्रैगन क्लैंस वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। हेवन और अर्थ में हर जीवित प्राणी का अपना एक एसेंस होता है। चूंकि मेरा जन्म प्राइमोर्डियल क्योटिक क्यूई से हुआ है, तो मेरा एसेंस निश्चित रूप से मृत्यु से संबंधित है। लेकिन अगर मेरे एसेंस में कोई खामी है, तो असल में वह कमी कहाँ है? मैंने बहुत गहराई से विचार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया। हालांकि मैं तुरंत होंगजुन के मार्गदर्शन से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी मैंने पूरी श्रद्धा से उन्हें नमन किया, क्योंकि अगर होंगजुन की बात सच थी, तो अब मुझ पर उनके कर्मा का कर्ज था। इसके कुछ ही समय बाद मैंने होंगजुन से विदा ली और माउंट यूजिंग से निकल पड़ा। इसी बीच पश्चिम में माउंट सुमेरु के हेवनली डेमन पैलेस में डेमन सेक्ट के 6 ग्रेट डेमन जनरल्स में से एक हार्ड डेमन बानिया विशाल हॉल में लुओहू के ब्लैक लॉर्ड्स थ्रोन के सामने घुटनों के बल बैठा था। इस पल लुओहू के हाथों में मौजूद धर्मा सील्स बदल गईं और उसके शरीर की असीम धर्मा पावर उफनने लगी, क्योंकि उसने यान लुओ की असली उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अपनी गुप्त विद्याओं का सहारा लिया। हालांकि कुछ ही देर बाद लुओहू ने खौफ से अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी भविष्यवाणी में यान लुओ के बारे में सारी जानकारी ऐसे छिप गई थी जैसे किसी घने कोहरे में हो, जिससे वे एक भी सुराग ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। इस पर विश्वास न करते हुए लुओहू ने एक और भविष्यवाणी की, फिर भी नतीजा पहले वाले के बिल्कुल समान था। क्या यह होंगजुन हो सकता है? उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए, क्योंकि अगर होंगजुन वास्तव में हेवनली सीक्रेट्स की ढाल बन रहा था, तो इसका मतलब यह था कि यान लुओ संभवतः होंगजुन के गुट में शामिल हो चुका था। इस पल लोहू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। लुओहू जैसे क्वासीसेंट कल्टीवेटर के लिए उनकी अंतर्ज्ञान हेवनली सीक्रेट्स द्वारा निर्देशित होती है। यह अनजानी बेचैनी उसके लिए कदम उठाने का एक बहुत बड़ा कारण थी। अगले ही पल लुओहू की आंखों में दृढ़ निश्चय की एक चमक उठी। बायां, बाशुन मारा जा चुका है। उन सभी को हेवनली डेमन पैलेस लौटने का आदेश दो। ये सुनकर कि बाशुन मारा गया है, बायां की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये देखकर लोहू ने कोई सफाई नहीं दी, बस ठंडे स्वर में कहा, होंगजुन ने अपने एकांतवास से बाहर आने की पुष्टि कर दी है, और जो बेलफुल ऑनरा मैंने इकट्ठा की है, वह अब फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए काफी है। लुओहू ने अपनी गहरी आंखों से दूर पूर्व की ओर देखा। उसने समय से पहले ही अपनी योजनाओं को अंजाम देने का संकल्प ले लिया था। अब देखते हैं कि होंगजुन और मेरे बीच कौन वह व्यक्ति होगा जो हुनयुआन दांव को प्राप्त करेगा। इसी बीच माउंट यूजिंग से निकलने के बाद मैंने आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए 3 जनजातियों के युद्ध के मैदान में जाने के बजाय प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के विशाल विस्तार में यात्रा करने का फैसला किया। ये जानते हुए कि मेरे ओरिजिन में खामी थी, अब मेरी ग्रेट कैलेमिटी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, और रीइंकार्नेशन डिस्क की मदद से हेवनली सीक्रेट्स को छुपाते हुए मुझे यकीन था कि लुओहू मेरी गतिविधियों का पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और क्वासीसेंट रेलम में ब्रेक थ्रू हासिल करने के अवसर की तलाश में निकल पड़ा। इस शांत यात्रा के दौरान मैं प्राइमोर्डियल वर्ल्ड की सबसे खौफनाक जगहों में से एक नेदर ब्लडसी में पहुंचा। यह असीम रक्त का सागर पंगु के पतन के बाद बना था, जिसका निर्माण तब हुआ था जब उसके खून का एक हिस्सा मैलेवोलेंट एनर्जी से दूषित हो गया था। इस ब्लडसी का पानी संपर्क में आने पर किसी भी जीवित प्राणी को मवाद के कुंड में घोल सकता था, और इस क्षेत्र में फैली मृत्यु की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मेरी आत्मा को ऐसा लगा मानो किसी दैवीय शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। तो मेरे ओरिजिन की खामी बिल्कुल यहीं छिपी है। मेरा असली रूप 3000 डेमन गॉड्स के पतन के बाद बची हुई प्राइमोर्डियल ऑनरा से पैदा हुआ था। मेरी जड़ें अतुलनीय रूप से महान हैं। फिर भी जिस डेथ एनर्जी से मैं प्रकट हुआ था, वह अधूरी रह गई। उसमें एक विशिष्ट क्योस डेमन गॉड के एसेंस की कमी थी, और वह है महान देवता पंगु की डेथ एनर्जी, जो सभी डेमन गॉड्स का नेता और महान दाओं का पुत्र। और पंगु के निधन से उत्पन्न हुई डेथ एनर्जी इसी असीम और अनंत ब्लडसी के भीतर मौजूद है। यदि ऐसा है तो यह सागर निश्चित रूप से मेरी सबसे बड़ी नियति को धारण किए हुए है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत ब्लडसी की गहराइयों में गोता लगा दिया। अनंत डेथ एनर्जी, जो बाकी सभी जीवित प्राणियों के लिए एक घातक जहर थी, उसने मुझे घेर लिया। सबसे वफादार रक्षकों की तरह जैसे जैसे मैं और गहराई में उतरा, मुझे लगा कि कोई चीज मुझे पुकार रही है। उत्सुकता से मैंने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से सागर की सबसे गहरी खाइयों में पहुंच गया। यहाँ की डेथ एनर्जी अविश्वसनीय रूप से घनी और दम घोंटने वाली थी। यहाँ तक कि एक महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल के लिए भी बिना किसी मैजिकल ट्रेजर की सुरक्षा के यहाँ जीवित रहना असंभव होता। मेरी नजर इस डेथ एनर्जी के ठीक बीचों बीच रखे एक प्राइमोर्डियल स्पिरिचुअल एम्ब्रियो पर टिक गई। मैं उस स्पिरिचुअल एम्ब्रियो के पास तैर कर गया, जो परिचित और जीवंत स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराओं से घिरा हुआ था। ये प्राइमोर्डियल पर्पल ऑनरा थी। जैसा कि मुझे शक था, प्राइमोर्डियल पर्पल ऑनरा की उस धारा को देखकर मुझ पर ज्ञान का एक क्षण प्रकट हुआ।
इस ऑनरा को सोकर मैं अपने ओरिजिन के एसेंस को पूरी तरह से पूर्ण कर पाऊंगा। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत कदम उठाया। तुरंत मैंने अपने शरीर के भीतर की शक्ति को इस प्राइमोर्डियल पर्पल ऑनरा को सोखना शुरू करने के लिए प्रवाहित किया। फिर भी ठीक उसी पल ऐसा लगा मानो आसपास के ब्लड सी में चेतना आ गई हो। यह हिंसक रूप से उफनने लगा और पल भर में ही विशाल लहरें उठने लगीं। उसी समय मुझे प्राइमोर्डियल स्पिरिचुअल एम्ब्रियो से निकलती हुई चेतना की एक धारा महसूस हुई। एक रहस्यमयी लॉर्ड्स पेडेस्टल धीरे धीरे ब्लड सी से ऊपर उठा, मानो चुपचाप इस अजन्मे जीवन की रक्षा कर रहा हो। उस ब्लड रेड लॉर्ड्स को देखकर मैं कुछ पल के लिए दंग रह गया। 12वीं ग्रेड का फायर रेड लॉटस, क्या यह स्पिरिचुअल एम्ब्रियो एंसेस्टर मिंघे हो सकता है? यह लॉर्ड्स पेडेस्टल प्राइमोर्डियल ग्रीन लॉर्ड्स के एक बीज से बना था। यह एक ऐसी दैवीय लॉ प्रकट कर सकता है जिसे अत्ताह कर्मा फायर के रूप में जाना जाता है। यह आग वास्तव में बहुत अजीब है। यह भौतिक शरीर को नहीं जलाती, बल्कि इसके बजाय दुश्मनों को खत्म करने के लिए उनके कर्मा और कारण पापों को निशाना बनाती है। व्हील ऑफ रीइंकार्नेशन कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए जीवन के चक्र का उपयोग कर सकता है। यह कर्मा फायर रेड लॉर्ड्स व्हील ऑफ रीइंकार्नेशन के साथ एक सूक्ष्म और दिलचस्प संबंध साझा करता है। यह याद करते हुए कि यह लॉर्ड्स किसके पास था, मैंने तुरंत इस डिवाइन एम्ब्रियो के मालिक को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि असुरा ट्राइब के संस्थापक एंसेस्टर मिंघे हैं। जब तक ब्लड सी सूख नहीं जाता मैं अमर हूं। कोई हैरानी की बात नहीं कि उनकी ऐसी ख्याति थी। स्वभाव से प्राइमोर्डियल वर्ल्ड में मिंघे की पृष्ठभूमि असाधारण रूप से गहरी थी। न केवल उनके पास अपने जन्मजात स्पिरिचुअल ट्रेजर्स के रूप में युआन 2 और अभी स्वॉर्ड्स थीं, बल्कि वह रेड लॉर्ड्स ऑफ कार्मिक फायर द्वारा भी संरक्षित था। तो यह बात है कि वह प्राचीन देवता पंगु की डेथ एनर्जी से बना था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास इतना बड़ा भाग्य है। फिर भी इस डिवाइन वुम्ब के भीतर पल रहे प्राणी के ओल्ड एंसेस्टर मिंघे होने की पुष्टि करने के बाद भी मैं उसे रिफाइन करने का अपना फैसला नहीं बदल सकता। आखिरकार ये मेरे अपने दांव पद के भविष्य का सवाल है। यहां तक कि अगर पंगु खुद भी मुझे रोकने के लिए नीचे आ जाए तो भी मैं इसके लिए लड़ूंगा। इसके साथ ही मैंने तुरंत रीइंकार्नेशन ब्रश को बाहर निकाल लिया। जिस पल वो डिवाइन लाइट नीचे उतरी, उफनता हुआ अंतहीन ब्लड सी तुरंत शांत हो गया। और हालांकि रेड लॉर्ड्स ऑफ कार्मिक फायर ने डिवाइन वुम्ब की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन पहले ही दबा दिए जाने के कारण यह शांत होने से पहले केवल लाल रोशनी की कुछ तरंगें ही छोड़ सका। इस पल मैंने हैंड सील्स बनाए और डिवाइन वुम्ब के भीतर से डेथ एनर्जी को सोखना शुरू कर दिया। जब मैं इसमें व्यस्त था डिवाइन वुम्ब को रिफाइन करते हुए, प्राइमोर्डियल वर्ल्ड की स्थिति में धरती हिला देने वाले बदलाव होने लगे। होंगजुन द्वारा राहु की साजिशों का पर्दाफाश करने के बाद 3 प्राइमोर्डियल क्लैंस ने अपनी दुश्मनी को तुरंत एक गठबंधन में बदल दिया। तीनों क्लैंस की संयुक्त सेनाएं एकजुट होने लगीं ताकि वे अपनी नफरत में जल्द से जल्द राहु का सामना कर सकें। वर्चस्व की वह लड़ाई जो दसियों हजार सालों से चल रही थी, अब अच्छाई और बुराई के बीच एक विनाशकारी युद्ध में बदल गई, जिसने पूरे प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया। यह संघर्ष पहले से भी कहीं ज्यादा खूनी और क्रूर था। दसियों हजार सालों के बाद मैंने आखिरकार मिंघे के पूरे डिवाइन वुम्ब को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी पल क्वासीसेंट रेल्म की वह बाधा जिसने मुझे अनगिनत युगों से रोक रखा था, एक गरजती हुई गर्जना के साथ टूट गई। मेरे शरीर से निकलने वाले ऑनरा में एक गहरा बदलाव आया और वह बिल्कुल होंगजुन और राहु के ऑनरा जैसा हो गया। जैसे ही शक्ति का यह सैलाब उमड़ा, मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस पल मेरी नजरों में डेथ दांव के अनगिनत नियम आपस में गूंथ गए और तारों की तरह घूमने लगे। ये इस बात का संकेत था कि मैंने सफलतापूर्वक क्वासीसेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस रेल्म में सच में प्रवेश करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि इसका असली मतलब क्या था। यह अपने खुद के नियमों की शक्ति पर महारत हासिल करना। मैंने हल्के से अपनी एक उंगली उठाई और ब्लड सी की उमड़ती हुई लहरें तुरंत रुक गईं। हालांकि समुद्र का पानी अभी भी बह रहा था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा अचानक गायब हो गया था। पर मुझे पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समुद्र का वह हिस्सा मर चुका था। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों का अपना एक निश्चित अंत होता है। जब आसमान से बारिश गिरकर जमीन से टकराती है तो वह उसकी मौत होती है। जब कोई लौ बुझ जाती है तो वह उसकी मौत होती है। जब समुद्र से पैदा हुआ पानी थम जाता है तो वह भी उसकी मौत है। इस छोटे से पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ग्रेट दांव को पूरी तरह से समझ लिया था। पहले मुझे युद्ध में डेथ ऑनरा को कंट्रोल करने के लिए अपनी खुद की मैजिक पावर खर्च करनी, लेकिन अब सिर्फ एक विचार से मैं स्वर्ग और पृथ्वी के डेथ ऑनरा को आसानी से मैनिपुलेट। शक्ति में आए इस उछाल को सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैंने अपनी कल्टीवेशन के लिए अपने खुद के दांव को एक स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। उन लोगों की तुलना में जो बाद की पीढ़ियों में 3 लाशों को काटकर और क्वासीसेंट का दर्जा पाने के लिए पुण्य कमाने पर निर्भर होते हैं, मैं कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। क्वासीसेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरे एसेंस की भरपाई के अलावा मेरी सफलता उससे भी कहीं बड़ी थी। डिवाइन वुम्ब के अंदर मौजूद डेथ ऑनरा को एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने 12th ग्रेड फायर रेड लॉर्ड्स को भी पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है। इस लॉर्ड्स थ्रोन के मेरे पास होने से मेरी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सबसे जरूरी बात, रीइंकार्नेशन डिस्क में एक अजीब सा बदलाव हो रहा है, क्योंकि उस पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी है। डिस्क पर प्रकट हो रही इस धुंधली आकृति को देखकर मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी एहसास पैदा हुआ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस रेलिक पर उकेरे गए निशान मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, खासकर एक खास हिस्से का कंटेंट जो मुझे एक खास संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे मेरे दिल में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने इन विचारों को दबा दिया और अपने बगल में मौजूद मिंघे की बची हुई आत्मा की ओर देखा, जो एक जीवंत उग्र लाल रंग में चमक रही थी।
चूंकि इस प्राइमोर्डियल ग्रेट मास्टर का डिवाइन वुम्ब मेरे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, इसलिए उसका वजूद अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी बची हुई आत्मा के बगल में मौजूद दो इल्यूजरी तलवारें कोई और नहीं बल्कि युआन टू और अभी स्वॉर्ड्स हैं, जिन्हें अभी दुनिया के सामने आना बाकी था। मिंगे, तुम और मैं एक ही मूल के हैं। हम एक कार्मिक कनेक्शन के साथ पैदा हुए थे। हालांकि मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन के रास्ते को काट दिया है और तुम्हारी बुनियाद को नष्ट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं। अब मैं तुम्हारे कार्मिक कर्ज और बची हुई नफरत को साफ करने के लिए तुम्हें रीइंकार्नेशन डिस्क में डाल दूंगा। जब सही समय आएगा तो मैं खुद तुम्हारे रीइंकार्नेशन का मार्गदर्शन करूंगा और आज के कर्मा को चुकाने के लिए तुम्हारे कल्टीवेशन को रास्ता दिखा। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ उठाया और एंसेस्टर मिंघे की बची हुई आत्मा को सीधे रीइंकार्नेशन डिस्क में खींच लिया। उसी पल रीइंकार्नेशन डिस्क पर वह अजीब छवि थोड़ी साफ होती हुई महसूस हुई। जैसे ही मैंने उसे करीब से देखने की तैयारी की, शून्य से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने नेदर प्लट्सी के पार देखा और नियति की दो महान धाराओं को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हिंसक रूप से टकराते हुए पाया। मैं तुरंत समझ गया कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और मैं तेजी से माउंट सुमेरु की ओर उड़ चला। पश्चिमी हिस्सा एक असुर नर्क में बदल चुका। 3 क्लैंस के अनगिनत एक्सपर्ट्स और डीमन रेस के दानव एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध में अपनी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में तरह तरह के मैजिकल ट्रेजर्स हर दिशा में उड़ रहे थे और खून ने धरती को गहरे लाल रंग में रंग दिया था। इस पल तीनों क्लैंस के पैट्रियार्क्स ने अपने अपने क्लैंस के फॉर्च्यून को एब्जॉर्ब कर लिया था और वे 5 एलिमेंट्स के 5 महान बैनर्स में से 3 को लहरा रहे थे। तीनों क्लैंस के पैट्रियार्क्स के मैजिक से घिरे होने के बावजूद लोहे पूरी तरह से शांत रहा। वह हेवनली डीमन फिजिक धारण किए हुए खड़ा था, जिसने एक सुप्रीम ग्रेड जियांटियन स्पिरिचुअल ट्रेजर पहना हुआ था। उसके पैरों के नीचे 12th ग्रेड वर्ल्ड एंडिंग ब्लैक लॉर्ड्स था, जो खुद एक और सुप्रीम ग्रेड जियांटियन स्पिरिचुअल ट्रेजर था। उसके हाथों में उसने गॉड किलिंग स्पीयर को कसकर पकड़ा हुआ था, जो पार्ट ऑफ स्लॉटर का सबसे शक्तिशाली आर्टिफैक्ट था। उसका विशाल माना बेतहाशा उमड़ रहा था। गॉड किलिंग स्पीयर के हर वार के साथ पूरा शून्य चीर कर रख दिया जाता, जो पीछे गहरे काले रंग की दरारें छोड़ जाता था। कुछ ही दूरी पर होंगजुन ताइजी डायग्राम द्वारा बनाए गए एक सुनहरे पुल के ऊपर खड़ा था। हर बार जब यह पुल सुनहरी रोशनी से चमकता तो ये गॉड किलिंग स्पीयर के हर हमले को आसानी से पीछे धकेल देता था। उसके पीछे पेंगू बैनर हवा में तैर रहा था, जो असीम क्योटिक एनर्जी छोड़ रहा था। बैनर से निकलने वाली क्योटिक एनर्जी की हर लहर स्पेस के फैब्रिक को चीरने में सक्षम थी। हालांकि इस संयुक्त हमले के सामने लोहे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी युद्ध की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत खूब, आज मैं तुम सबको यहाँ गिरते हुए देखूंगा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, माउंट सुमेरु को केंद्र मानते हुए गहरे लाल रंग के रून्स स्वर्ग और पृथ्वी में फैलने लगे। इसके तुरंत बाद उस पूरे इलाके से किलिंग इंटेंट की एक अंतहीन लहर उमड़ पड़ी। यह देखकर होंगजुन साफ तौर पर हिल गया था। वह समझ गया कि लुओहे आखिरकार अपना असली ट्रम्प कार्ड निकाल रहा था। अचानक 5 महान कमांडरों के नेतृत्व में सभी डीमन जनरल्स ने खुद को नष्ट करने का फैसला किया। तीनों क्लैंस के अनगिनत कल्टीवेटर्स, जो इसके लिए तैयार नहीं थे, इन विशाल धमाकों की भयानक ताकत से तुरंत धूल में मिल गए। जैसे ही इन धमाकों की शॉक वेव्स बाहर की ओर फैली, माउंट सुमेरु के चारों ओर की जमीन भयानक रूप से दरकने लगी। जमीन की दरारों से भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की तीव्र लहरें रिसने लगीं। इसी पल लोहे ने एक शक्तिशाली सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। असीम किलिंग, स्वर्ग और पृथ्वी में समाई हुई किलिंग इंटेंट मानो किसी आदेश का पालन करते हुए तुरंत सामने आई स्पिरिट वेंस में उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही पूरे पश्चिमी क्षेत्र की स्पिरिचुअल एनर्जी शुद्ध किलिंग इंटेंट में बदल गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह की दुष्ट ऊर्जा का इस्तेमाल पश्चिम की स्पिरिट वेन्स को दूषित करने के लिए करो। क्या तुम्हें इसके बाद मिलने वाले भयंकर कार्मिक प्रतिशोध का डर नहीं है? होंगजुन की महान सतर्कता के बावजूद उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लोहे इस हद तक पागलपन पर उतर आएगा। लोहे के इस कृत्य ने पश्चिम के भविष्य को पूरी तरह से काट दिया था और इसके परिणाम स्वरूप कार्मिक बोझ किसी विनाश से कम नहीं था। होंगजुन की फटकार का सामना करते हुए लोहे पूरी तरह से उदासीन रहा। जब तक मैं तुम सबको आज यहां रोक सकता हूं, इस प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड का भाग्य मेरा होगा। एक बार जब मैं हुन्युआन प्राइमोर्डियल रेल्म प्राप्त कर लूंगा, तो कोई भी कार्मिक प्रतिशोध मुझे छू भी नहीं पाएगा। इसके साथ लोहे की आंखें जानलेवा रोशनी से जल उठीं, उसके हाथ तेजी से सील बनाने लगे। तुरंत स्वर्ग से एक विशाल फॉर्मेशन नीचे उतरा, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को 10,000 मील तक ढक लिया। फॉर्मेशन के चारों कोनों पर 4 उड़ती हुई तलवारें लटकी हुई देखी जा सकती थी, जिनकी असीम स्वॉर्ड इंटेंट मानो स्वर्ग और पृथ्वी को ही चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। जुजियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। जैसे ही लुओहे ने जुजियन फॉर्मेशन मैप को उजागर किया, माउंट सुमेरु पर मौजूद असीम दुष्ट औरा तुरंत अराजकता में बदल गया और पूरा युद्ध का मैदान अंतहीन निराशा के एक जीते जागते नर्क में तब्दील हो गया। इस दृश्य को देखकर होंगजुन के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए। लुओहे के एक पुराने प्रतिद्वंद्वी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन लोहे का अंतिम ट्रम्प कार्ड था। इस फॉर्मेशन को प्राइमोर्डियल दांव का सबसे प्रमुख किलिंग फॉर्मेशन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सबसे क्रूर एरे माना जाता है। शुरुआत में होंगजुन का मानना था कि अपनी खुद की ताकत और 3 क्लैन लीडर्स की ताकत से
वे इस फॉर्मेशन का सामना कर सकते थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लोहे पश्चिम की स्पिरिट वेंस को इतनी असीम किलिंग इंटेंट से दूषित कर देगा। अब पूरा पश्चिमी क्षेत्र एक ऐसे दुष्ट ऑनरा में ढका हुआ था जिसने आसमान को ग्रहण लगा दिया था और धरती को ढक लिया था। ऐसी स्थिति में जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शक्ति अपनी सामान्य अवस्था की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। अब यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे विरोध करने की उम्मीद कर सकते। वर्तमान में वह केवल ताइजी डायग्राम का उपयोग करके खुद को और 3 क्लैन लीडर्स को बचा सकता था। फॉर्मेशन को तोड़ना उसकी शक्ति से परे था। इस पल लो हॉ भी समझ गया था कि यह एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर इस बार उसकी योजना विफल हो गई तो पश्चिमी स्पिरिट वेंस के विनाश से होने वाले कर्मा का पलटवार निश्चित रूप से उसके पतन का कारण बनेगा। फिर भी यह साफ था कि उसका जुआ सफल रहा था। दुष्ट ऊर्जा के एक अभूतपूर्व स्तर द्वारा बनाए रखे गए जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन की ताकत ऐसी थी कि एक ही पल में डिवाइन लाइटनिंग की लकीरों और अंतहीन किलिंग इंटेंट ने पूरी इननेट 3 क्लैंस का नामो निशान मिटा दिया। जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के भारी दबाव के नीचे वे चींटियों की तरह कमजोर थे। इस नरसंहार को देखकर जू लॉन्गफेंग और शीकेलिन अचानक खून से लाल हो गए। फिर भी अपने गुस्से के बावजूद उन्होंने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे समझ गए थे कि अगर वे ताइजी डायग्राम की सुरक्षा को 3 सांसों के लिए भी छोड़ देंगे तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। महान धारा सेट हो चुकी है। होंगजुन, तुम हार चुके हो। तुम मेरे प्राइमोर्डियल ओरिजिन में आरोहण के गवाह बनोगे। अपनी जीत की पुष्टि करने के बाद लुओ हॉ के चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह सुनकर होंगजुन को गहरा दुख और आक्रोश महसूस हुआ। फिर भी वह इस दावे का खंडन नहीं कर सका। वह उस अंतहीन दुष्ट ऑनरा के कटाव के खिलाफ खुद को मजबूत रखने के लिए मजबूर था। इसी पल मैं युद्ध के मैदान के किनारे पहुंच गया था। स्थिति को साफ तौर पर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने दखल नहीं दिया तो होंगजुन बहुत संभवतः जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर मारा जाए। हालांकि मेरी लुओ हॉ को नाराज करने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे याद आया कि होंगजुन पर मेरा एक पुराना कर्मा का कर्ज बाकी। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मैंने एक बार उसकी मदद करने का फैसला किया और तुरंत मैंने सीधे जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन में कदम रखा और 4 महान तलवारों में से जुजियान स्वॉर्ड को जबरदस्ती छीनने के लिए रीइंकार्नेशन की शक्ति का इस्तेमाल किया। जिस पल मैंने जुजियान स्वॉर्ड को हासिल किया, जुजियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर का जानलेवा ऑरा बिखरने लगा और फॉर्मेशन की शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही थी। ठीक उसी पल दूर खड़े लुओ हॉ को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। उसके चेहरे के भाव गहरे और पूर्ण अविश्वास में बदल गए। साथ ही होंगजुन ने भी आसपास की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म होते हुए महसूस किया। उसने हैरानी से ऊपर देखा और मुझे देखा, जहां रीइंकार्नेशन डिस्क मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही थी। मेरे हाथ में जुजियान स्वॉर्ड थी और मैं रेड लॉर्ड्स ऑफ कर्मा पर खड़ा था। मेरा ऑनरा किसी भी तरह से लुओ हॉ से कम नहीं था। फेलो दाओइस्ट लुओ हॉ, हमें आखिरी बार मिले कई साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। यान लू, तुमने मेरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बर्बाद कर दिया है। तुम 10,000 मौतें मरने के लायक हो। लुओ हॉ गुस्से में दहाड़ा। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं। फिर उसने अपने हाथ में गॉड स्लेइंग स्पीयर को ऊंचा उठाया और पलक झपकते ही उसकी आकृति एक विशाल दानव अवतार में बदल गई, जिसने लुओ हॉ का असली रूप प्रकट कर दिया। फिर वह लहराते हुए डीमनिक बादलों से घिरा हुआ मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। उसकी जानलेवा नजरें छिप नहीं पा रही थीं। ये देखकर मुझे जरा सा भी डर महसूस नहीं हुआ। अभी अभी जून सेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे अपनी नई शक्ति को परखने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी खोजना बाकी था। ये लुओ हॉ मेरे लिए एकदम सही दुश्मन साबित हुआ। तुरंत मेरे पैरों के नीचे रेड लोटस ऑफ कर्मा असीम लपटों के साथ फूट पड़ा। मेरे हाथ की एक लहर के साथ अनंत कार्मिक फायर लुओ हॉ की ओर उमड़ पड़ी। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, डीमन एंसेस्टर घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अनंत कार्मिक फायर का वह लॉर्ड्स पेडेस्टल, यह 12th ग्रेड रेड लॉर्ड्स ऑफ कर्मा है। इस पल लुओ हॉ के चेहरे के भाव उदास हो गए, क्योंकि उसकी आत्मा पर कार्मिक कर्ज का बोझ बहुत बड़ा था। उसे सृष्टि की शुरुआत के बाद से पहला ऐसा प्राणी माना जा सकता था जिसका रेड लॉर्ड्स ऑफ कर्मा द्वारा पूरी तरह से सामना किया जा रहा था। हालांकि मेरा कल्टीवेशन उससे एक स्तर नीचे था। मैंने अपनी खुद की ग्रेट दाओ स्पिरिचुअल पावर पर भरोसा करके जून सेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू किया था। मैं तीनों क्लैंस के लीडर्स की तरह नहीं था जिन्होंने अपने क्लैन के भाग्य को एब्जॉर्ब करके अपना मुकाम हासिल किया था, और न ही जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने वालों की तुलना मुझसे की जा सकती थी। रेड लॉर्ड्स ऑफ कर्मा और रीइंकार्नेशन डिस्क को मिलाने से मुझे कार्मिक प्रतिशोध को राख करने की अनुमति मिली। अब मेरी ताकत उसके और होंगजुन के बराबर खड़ी थी। ये देखकर कि लुओ हॉ आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मैंने अपने दोनों हाथों से एक सील बनाई। जैसे ही मैंने अपनी उंगली लुओ हॉ की ओर उठाई, मेरे ऊपर मौजूद रीइंकार्नेशन डिस्क से डिवाइन लाइट निकलने लगी। नेदर डिवाइन लाइट तुरंत फूट। जैसे ही डिवाइन लाइट लुओ हॉ पर गिरी, उसके डीमनिक रूप पर धब्बे पड़ने लगे और उसका चेहरा मुरझाने लगा। उसके शरीर से निकलने वाला दुष्ट ऑरा झिलमिलाने लगा, जिसकी तीव्रता कभी कम तो कभी ज्यादा होने लगी। स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय की शुरुआत को देखकर लुओ हॉ भी पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके पैरों के नीचे मौजूद ब्लैक लोटस तुरंत एक असीम किलिंग इंटेंट में बदल गया, जिसने उसे बाहरी नेदरवर्ल्ड डिवाइन लाइट से बचा लिया। क्या यह ग्रेट एनिहिलेशन ब्लैक लॉर्ड्स सच में एक प्राइमोर्डियल ट्रेजर है?
उस पल लो हॉ के मन में भी वही संदेह था जिसने अपने विनाश से पहले तीनों क्लैंस को परेशान किया था। फिर भी जब लो हॉ का ध्यान भटका हुआ था, क्योटिक एनर्जी की एक लहर ने शून्य को चीर दिया और दूर से हमला किया। यह देखकर लो हॉ केवल अपने गॉड स्लेइंग स्पीयर का उपयोग करके केओस के इस आने वाले प्रहार को बमुश्किल टाल सका। इसके बावजूद झटके के बल ने उसके शरीर को सैकड़ों मील पीछे धकेल दिया। वापस संभलने के बाद उसने देखा कि होंगजुन और तीनों क्लैंस के लीडर्स पास में पहुंच चुके थे। 4 इमोर्टल स्लॉटर स्वॉर्ड्स की बची हुई 3 तलवारें होंगजुन के कब्जे में आ चुकी थीं। ये साफ था कि इमोर्टल स्लॉटर स्वॉर्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट चुका था। होंगजुन ने लो हॉ की ओर देखा और धीरे से आह भरी, फेलो दाओइस्ट लो हॉ, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की इच्छा तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ये शब्द सुनकर लो हॉ ने कोई जवाब नहीं दिया। इस हद तक पहुंचने के बाद वह निश्चित रूप से जानता था कि वह हार चुका है। इमोर्टल स्लॉटर स्वॉर्ड फॉर्मेशन के टूटने से उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी कम हो गई थी। अकेले होंगजुन का विरोध करना भी एक मुश्किल काम होगा, तो यान लुओ की मौजूदगी की तो बात ही छोड़ दो, जो सामना करने के लिए और भी ज्यादा मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। फिर भी इसके बावजूद लुओ हॉ ने भागने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह जानता था कि इस लड़ाई के बाद उसने जो कार्मिक प्रतिशोध अर्जित किया था वह अनिवार्य रूप से उसी पर पलटवार करेगा। उसने पश्चिमी जमीनों की स्पिरिट वेन्स को नष्ट करने के लिए दुष्ट ऊर्जा का उपयोग किया। उसने पश्चिम के भाग्य को आने वाले अनगिनत कल्पास के लिए खत्म। कार्मिक कर्जस के इतने बड़े पहाड़ का मतलब था कि अगर वह इस पलटवार से बच भी गया तो भी उसका रास्ता और कल्टीवेशन बेस अनिवार्य रूप से कमजोर पड़, जिससे वह हमेशा के लिए आगे बढ़ने में असमर्थ। और लो हॉ के लिए ऐसी नियति मौत से भी ज्यादा असहनीय थी। उसने होंगजुन के साथ अनगिनत सालों तक संघर्ष किया था और वह जिस इकलौती चीज की सच में तड़प रखता था वह हुनिवान का रेल्म था। ये सोचकर लो हॉ ने अचानक अपना सिर पीछे किया और एक लंबी विद्रोही हंसी हंसी। हालांकि मैं आज हार गया हूं, लेकिन मैं इस नियति को स्वीकार नहीं करता। लो हॉ की भयानक दहाड़ के बाद दुष्ट ऊर्जा का एक अंतहीन महासागर उसकी ओर उमड़ पड़ा। उसी पल उसका कल्टीवेशन बेस तेजी से बढ़ने और आसमान छूने लगा। एक ही पल में उसकी शक्ति क्वासी सेज की सीमाओं को पार कर गई और उस शिखर तक पहुंच गई जिसके पीछे सभी कल्टीवेटर्स पागलों की तरह भागते हैं। घटनाओं के इस अचानक हुए बदलाव का सामना करते हुए होंगजुन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। लुओ हॉ का चेहरा अब काला, विकृत और पागलपन से भरा हुआ था। ये हुनिवान दाओ लुओ है। अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता तो मुझे इसी में विस्फोट होने दो। जैसे ही लुओ हॉ के होठों से ये शब्द निकले, उसका शरीर अपनी सीमा तक खिंचे हुए किसी गुब्बारे की तरह फट गया। एक विशाल मशरूम क्लाउड आकाश की ओर उठने लगा। हर वह चीज जिसके केंद्र में लुओ हॉ था नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से नष्ट होने लगी। इसकी उम्मीद करते हुए मैंने खुद को तैयार कर लिया था और तुरंत प्रतिक्रिया दी। रेड लॉर्ड्स ऑफ कार्मिक फायर और बैनर ऑफ रीइंकार्नेशन एक साथ फूट पड़े, जिससे मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। होंगजुन ने भी खुद को और तीनों क्लैंस के पैट्रियार्क्स को ढकने के लिए एक बार फिर ताइजी डायग्राम का इस्तेमाल किया। किसी को भी यह समझना होगा कि अपने अंतिम पलों में लुओ हॉ ने इस युद्ध के मैदान में मौजूद लगभग सभी दुष्ट ऊर्जा को सोख लिया। सिर्फ मैजिक पावर के मामले में उसका कल्टीवेशन रेल्म एक सेज की दहलीज तक पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में जहां इस स्तर का कल्टीवेटर खुद को नष्ट करने का फैसला करता है, स्वर्ग और पृथ्वी ही ढहाने लगते हैं। प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड ने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स के वापस केओस में लौटने के संकेत भी दिखाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड का पूरी तरह से नामोनिशान मिट जाएगा। इस प्रलयंकारी दृश्य को देखकर होंगजुन के चेहरे पर भी गहरा खौफ छा। ठीक उसी पल मैंने इसे साफ तौर पर महसूस किया। एक अवर्णनीय इच्छा अचानक इस रेल्म पर उतरी। यह प्री हिस्टोरिक हेवनली दांव का आगमन था। जिस पल हेवनली दांव की इच्छा प्रकट हुई, वह अनंत विनाशकारी औरा अपनी जगह पर जम गया और स्वर्ग और पृथ्वी एक नाजुक शांति में लौट आए। फिर हेवनली दांव की नजरें तीनों क्लैंस के पैट्रियार्क्स की ओर घूमी। सच कहूं तो इस पूरे युद्ध के दौरान इन तीनों व्यक्तियों का वजूद मामूली ही रहा था, लेकिन इस पल उन्हें कुछ बहुत गहरा महसूस होने लगा। तो ये बात थी, हम खुद को प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड का स्वामी मानते थे, फिर भी हम केवल मोहरे थे। उनके इन्नेट 3 क्लैंस का भाग्य पूरी तरह से पतन की स्थिति में पहुंच गया था। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो तीनों क्लैंस जल्द ही प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड के पटल से मिट जाएंगे। फिर भी हेवनली दाव ने उनके सामने एक सौदे का प्रस्ताव रखा। उन्हें इस ढहते हुए प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड को स्थिर करने के लिए अपने ट्रू स्पिरिट्स का उपयोग करना था और अपने परिजनों के अस्तित्व को बनाए रखने के बदले में उन्हें हमेशा के लिए दुनिया में वापस कदम रखने से रोक दिया जाएगा। अपने क्लैंस के भविष्य के लिए उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। वे तुरंत अपने असली रूप में बदल गए। उनके ट्रू स्पिरिट्स स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुए। तभी तीनों क्लैन पैट्रियार्क्स की आवाजें मेरे दिमाग में गूंज उठीं। फेलो दाओइस्ट, आपने हमारे तीनों क्लैंस के वंशजों को अपने हाथों में थाम रखा है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी अच्छी तरह देखभाल करें। जब आप अंततः साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन पर पूरी महारत हासिल कर लेंगे तो कृपया उन्हें इसमें प्रवेश करने की अनुमति दें। ये 3 खजाने अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। इन्हें उपहार समझकर रख लें। जैसे ही उनकी आवाजें कम हुई, मैंने 3 बड़े बैनर्स को मेरी ओर उड़ते हुए देखा, जो कोई और नहीं बल्कि 5 महान हेवन एंड अर्थ फ्लैग्स में से 3 थे। सेंट्रल येलो एप्रिकॉट फ्लैग,
और नॉर्दर्न ब्लैक ओरिजिन वाटर कंट्रोल फ्लैग, साथ ही सदर्न ग्राउंड फ्लेम लाइट फ्लैग। इन तीनों झंडों को देखकर मैं पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। इन धर्म ट्रेजर्स को एक उपहार कहना गलत होगा। वे मेरे वादे के लिए चुकाई गई कीमत थी, एक ऐसा वादा जिसे देने में मुझे कोई झिझक नहीं थी। मैंने आसमान में लटके हुए 3 महान ट्रू स्पिरिट्स की ओर देखा। अपनी आवाज उठाते हुए मैंने घोषणा की, निश्चिंत रहें आप सभी। एक बार जब मैं साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन में महारत हासिल कर लूंगा तो मैं स्वाभाविक रूप से तीनों जनजातियों के कल्टीवेटर्स का साइकिल में मार्गदर्शन करूंगा। ये सुनकर आसमान में मौजूद 3 महान ट्रू स्पिरिट्स अंततः शांति पा गए। प्रत्येक ने डिस्ट्रक्शन ओनरा के 1/3 हिस्से को सोख लिया और फिर स्वर्ग और पृथ्वी में गायब हो गए। इसके बाद दरकी और बर्बाद हुई जमीन खुद को ठीक करने लगी। प्राइमोर्डियल वर्ल्ड ने अंततः अपनी मूल जीवंतता वापस पा ली। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो हेवनली दांव की इच्छा धीरे धीरे छंट गई। फिर भी मेरे दिल में दांव को प्राप्त करने की लालसा और भी तेज हो गई। हुनयुआन की अवस्था तक पहुंचे बिना अंततः व्यक्ति का यही हश्र होना तय है। सेजस के नीचे सभी केवल चींटियां हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 प्राचीन जनजातियां कभी कितनी राजसी थीं। अंत में वे केवल हेवनली दांव के शतरंज के मोहरे थीं। ठीक इसी पल स्वर्ग से असीम सुनहरी रोशनी नीचे उतरी। मैंने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह अनंत सुनहरी चमक वह पुण्य था जो महान आपदा के अंत के बाद स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्रदान किया गया था। इन कई वर्षों में आत्माओं को रिफाइन करने के लिए रीइंकार्नेशन बैनर का उपयोग करके मैंने पहले ही थोड़ी मात्रा में पुण्य जमा कर लिया था। हालांकि स्वर्ग से जो नीचे आ रहा था उसकी तुलना में वे पहले के पुण्य सचमुच महत्वहीन थे। पुण्य तेजी से कई हिस्सों में बंट गया, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा सीधे होंगजुन के सामने गिरा। 3 अन्य हिस्से 3 जनजाति लीडर्स के ट्रू स्पिरिट्स के पीछे चले गए, जो प्राइमोर्डियल वर्ल्ड में ही विलीन हो गए। इसके अलावा एक हिस्सा पश्चिम की बर्बाद हुई ले लाइन्स में समा गया और अंततः बचा हुआ एक हिस्सा मेरे सामने गिरा। ये पाकर कि मुझे पुण्य का एक हिस्सा दिया गया है, मैं बहुत हैरान हुआ। फिर भी क्योंकि यह हेवनली दांव द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए मुझे इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आया। इस पल होंगजुन ने हेवनली दांव के पुण्य को जेड प्लेट ऑफ फेट के एक टुकड़े में इकट्ठा किया। इस वस्तु का मूल रूप एक क्योटिक ट्रेजर था जिसमें 3000 ग्रेट दांव समाये हुए थे। हालांकि होंगजुन के हाथ में मौजूद वह टुकड़ा केवल एक अंश था, फिर भी यह दुनिया के भीतर वह सर्वोच्च खजाना बना रहा जिसकी उपयोगिता इननेट सुप्रीम ट्रेजर्स से भी बढ़कर थी। पुण्य इकट्ठा करने के बाद होंगजुन धीरे धीरे मेरे पास आया और उसने एक औपचारिक ताओवादी सलामी दी। मेरे फेलो टाओइस्ट यानलू, मैं आपका आभारी हूँ। आपकी मदद के बिना यह बूढ़ा पुजारी इस आपदा में शायद मारा जाता। मैं केवल हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आप बहुत विनम्र हैं फेलो ताओइस्ट होंगजुन। अतीत में आपने क्वासी सेज रेल्म तक मेरा मार्गदर्शन किया था। इस बार आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। यह सुनकर होंगजुन ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और इस जगह से प्रस्थान कर गया और जिक्सियाओ पैलेस में अपनी उपलब्धियों को संसाधित करने के लिए लौट गया। हालांकि मैं यहाँ बिखरी हुई आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए ही नहीं रुका, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से मैं राहु की आत्मा के अवशेषों और उसके खजानों को खोजने के लिए रुका था। सदियों की खोज के बाद मैंने आखिरकार राहु के ट्रू स्पिरिट का एक अवशेष खोज ही लिया। इसे देखकर मैंने रीइंकार्नेशन बैनर को बुलाने में कोई संकोच नहीं किया। जैसे ही बैनर से डिवाइन रेडियंस निकली, वह बची हुई ट्रू स्पिरिट इसी पल लू हॉ ने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने मुझे देखा और बोला, तुम्हारे पास सच में असीम साहस है फेलो ताओइस्ट यानलुओ, बहुत दयालु हैं। मेरा साहस हमेशा से ऐसा ही रहा है, मैंने जवाब दिया, जबकि लुओ हॉ अपने ऊपर मंडराते हुए रीइंकार्नेशन बैनर को देख रहा था। उसने आगे कहा, अतीत में तुमने इसी चीज का इस्तेमाल करके स्वर्गीय रहस्यों को छिपाया था और मेरी गणनाओं से बच निकले थे, है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली दालुओ गोल्डन इमॉर्टल, जिसे मैंने बहुत पहले नाराज किया था, उसके पास रीइंकार्नेशन को कंट्रोल करने में सक्षम एक खजाना होगा। ये साफ था कि उसने अब मेरी असली पहचान जान ली थी। रीइंकार्नेशन के सुप्रीम ट्रेजर को थामे हुए मैं निस्संदेह भविष्य में साइकिल का मास्टर बन जाऊंगा। मेरी आत्मा का पुनर्निर्माण करके तुम निश्चित रूप से इस बैनर का इस्तेमाल मुझसे कुछ निकालने के लिए करना चाहते हो, क्या यह सही नहीं है? लू हॉ की अंतर्दृष्टि गहरी थी। पलक झपकते ही उसने मेरे छिपे हुए इरादों को समझ लिया था। तुम्हारा अनुमान सटीक है। मैं डीमन एंसेस्टर को अपने बैनर में आमंत्रित करना चाहता हूं। ऐसा करने से न केवल मुझे कुछ लाभ मिलेंगे, बल्कि तुम खुद को साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के भीतर कर्मा और प्रतिशोध से भी शुद्ध कर सकते हो। अपने अगले जीवन में तुम्हारे पास एक बार फिर से कल्टीवेशन के रास्ते पर चलने का मौका हो सकता है। लुओ हॉ का सामना करते हुए मुझे धोखे की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। सच कहूं तो जिस पल लुओ हॉ ने अपने एसेंस को विस्फोटित किया था, मैंने पहले ही उसकी आत्मा के पुनर्निर्माण की संभावना पर विचार कर लिया था। आखिरकार बाकी सब बातों को किनारे रख दें तो केवल लुओ हॉ की यादें और विरासत ही अनमोल खजाने थे।
हालांकि लुओ हॉ की आत्मा किसी भी साधारण आत्मा की तरह नहीं थी। उसका कल्टीवेशन एक से ज्यादा रेल्म के फासले से मेरे कल्टीवेशन से कहीं आगे था। इसलिए हालांकि वह अब रीइंकार्नेशंस बैनर की शक्ति से घिरा हुआ था, लेकिन मैं उसे बैनर की सीमाओं में जबरदस्ती नहीं धकेल सकता था। मैं केवल चारा डाल सकता था और इसके बजाय उसके साथ बातचीत करने का विकल्प चुन सकता था। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लुओ हॉ ने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। अपने कर्मा को साफ करना और कल्टीवेशन में पुनर्जन्म लेना, क्या यह दावा सच में वास्तविक है? क्या तुम हेवनली दांव की कसम खा सकते हो? ये बात स्वाभाविक रूप से सच है। हेवनली दांव की कसम खाने की मेरी सहमति सुनकर लुओ हॉ तुरंत पिघल गया। कारण और कर्मा के दागों को मिटाना और कल्टीवेशन के रास्ते पर लौटना लुओ हॉ के लिए ये एक परम लालच था। लुओ हॉ जैसे आदमी के लिए, जो कभी दांव को प्राप्त करने से बस आधा कदम दूर था, वह एक नई शुरुआत करने का मौका हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे रीइंकार्नेशन में प्रवेश करने के बाद तुम्हें मेरे पिछले जन्म की यादों को जगाने और कल्टीवेशन के रास्ते पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए खुद आना होगा। लुओ हॉ का अनुरोध सुनकर मैं खुद को झिझकता हुआ पाया। यदि मैं लुओ हॉ के रीइंकार्नेशन और उसकी यादों को खोलने में सहायता करूं, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में जटिलताओं को जन्म देगा, जब वह अंततः हमारे बीच के कर्मा को चुकाने आएगा। लुओ हॉ ने मेरी घबराहट को साफ तौर पर भांप लिया और अपनी नजरें स्वर्ग की ओर घुमाकर सीधे बोला, ऊपर बैठे ग्रेट दांव, मैं इसके द्वारा यह कसम खाता हूं, यदि फेलो टॉइस्ट यान लो इस शर्त को पूरा करता है, तो भविष्य में मैं कितने भी जन्मों के चक्र से क्यों ना गुजरूं, मैं कभी भी फेलो टॉइस्ट यानलो के खिलाफ दुश्मन के रूप में नहीं खड़ा होऊंगा। ग्रेट दांव इसके गवाह बने। यदि मैं इस शपथ को तोड़ूं, तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे दूर धकेल दें। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, उसकी आत्मा पर दांव रेजोनेंस का एक निशान प्रकट, जो एक ग्रेट दांव हार्ट ऑथ का बाध्यकारी चिन्ह था। यदि लुओ हॉ कभी इस कसम का उल्लंघन करता है, तो उसका ट्रू स्पिरिट अस्तित्व से पूरी तरह से मिट जाएगा और उसे स्वर्ग और पृथ्वी के साइकिल में लौटने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह देखकर मैं भावुक हुए बिना नहीं रह सका और मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। फिर लुओ हॉ ने अपनी आत्मा को ढीला छोड़ दिया, जिससे वह सीधे बैनर ऑफ रीइंकार्नेशन में खींचती चली गई। उसी पल मेरे दिमाग में एक गूंजती हुई आवाज हुई, क्योंकि अनगिनत सीक्रेट आर्ट्स, डिवाइन एबिलिटीज और दांव में गहरी अंतर्दृष्टि मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही मुझे एहसास हो गया कि दांव की समझ में मिली ये उपलब्धियां मेरी पहले की इकट्ठा की गई सभी आत्माओं के कुल योग से कहीं ज्यादा थी। हालांकि इस सारे ज्ञान को सोखना और पचाना निश्चित रूप से कोई रातों रात पूरा होने वाला काम नहीं था। इसलिए कुछ समय के लिए मैं लुओ हॉ के मैजिकल ट्रेजर्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। लुओ हॉ की यादों को खंगालने के बाद मैं उनमें दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसके आर्टिफैक्ट्स के स्थान की ओर चल पड़ा। बहुत जल्द मैंने तियानमो जायंट एलिफेंट माउंटेन रेंज के बीच पहला इनाम खोज लिया। इस समय यह सुप्रीम जांटियन स्पिरिट ट्रेजर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था और जाहिर तौर पर अपना अधिकांश स्पिरिचुअल एसेंस खो चुका था। आगे बढ़ते हुए मैंने घने काले रंग की एक झील के अंदर डूबा हुआ दूसरा इनाम पाया, 12th ग्रेड वर्ल्ड एंडिंग ब्लैक लॉर्ड्स। इस स्पिरिट ट्रेजर की हालत उस विशाल हाथी से भी बदतर थी, जिस आर्टिफैक्ट पर स्पिरिचुअल ऑनरा का नामोनिशान तक नहीं बचा था। उस पल मुझे लुओ हॉ को बैनर ऑफ रीइंकार्नेशन से बाहर खींचने और उसे 180 बार पीटने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। मैंने जोर से सोचा, तुम्हारी इस बेतुकी हरकत का क्या मतलब था? तुमने खुद को नष्ट करने का विकल्प चुना। देखो, तुमने इन खजानों की क्या हालत कर दी है। ये तब हुआ जब मेरी नजर जमीन में उल्टी धंसी हुई गहरे काले रंग की डिवाइन स्पीयर पर पड़ी कि मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। गॉड स्लेइंग स्पीयर से निकलने वाली अपार मैजिक पावर को देखते हुए यह साफ था कि इस स्पिरिचुअल ट्रेजर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। यह देखकर मैं आखिरकार राहत की सांस ले सकता था। आखिरकार लुओ हॉ के सभी मैजिकल ट्रेजर्स में से गॉड स्लेइंग स्पीयर ही वह खजाना है जिसे मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं। यह खजाना स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर पार्ट ऑफ स्लॉटर के सार से पैदा हुआ था और इसे किलिंग पार्ट का सुप्रीम ट्रेजर माना जाता है। इसका कोई विशिष्ट रैंक नहीं है और न ही यह इननेट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स के वर्गीकरण में आता है। फिर भी शुद्ध आक्रामक शक्ति के मामले में गॉड स्लेइंग स्पीयर इननेट सुप्रीम ट्रेजर्स को भी टक्कर देता है। लुओ हॉ के खिलाफ पिछली लड़ाई के दौरान यदि मेरे और होंगजुन के पास बचाव के लिए इननेट सुप्रीम ट्रेजर्स नहीं होते, तो मुझे डर है कि हम इस स्पीयर की ताकत के नीचे मारे जाते। उम्मीद से खुजलाते मेरे हाथों के साथ मैंने तुरंत इस सुप्रीम ट्रेजर ऑफ स्लॉटर को रिफाइन करने के लिए अपनी मैजिक पावर को लगाना शुरू कर दिया। इसे निर्देशित करने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए गॉड स्लेइंग स्पीयर ने स्वाभाविक रूप से कोई विरोध नहीं किया और मैंने इसे सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया। रीइंकार्नेशन बैनर और कार्मिक फायर रेड लॉर्ड्स के बाद मेरे पास आखिरकार पूरी तरह से स्लॉटर को समर्पित एक हथियार आ गया है। गॉड स्लेइंग स्पीयर हासिल करने के बाद मैं बंजर पश्चिमी जमीनों से निकल गया। नेदर ब्लडसी में लौटने पर मैंने अपने युद्ध में जीते गए सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया। सबसे पहले हेवन एंड अर्थ 5 डायरेक्शन फ्लैग्स में से 3 बैनर्स थे। सेंट्रल वूजी एप्रिकॉट येलो फ्लैग, नॉर्दर्न जुआन जुआन
वाटर कंट्रोल फ्लैग और सदर्न ली अर्थ फ्लेम लाइट फ्लैग। इन तीनों झंडों का जन्म इनेट 5 एलिमेंट्स के सार से हुआ था जो सुप्रीम इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स के शिखर पर खड़े थे, जबकि वर्ल्ड एंडिंग ब्लैक लॉर्ड्स की बुनियाद को नुकसान पहुंचा था। अभी के लिए मैं इसकी मरम्मत करने में असमर्थ हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं हेवनली डीमन पगोड़ा को बहाल करने के लिए हेवनली दावों के पुण्यों का उपयोग कर सकता हूं। जब सुप्रीम स्लॉटर ट्रेजर गॉड स्लेइंग स्पीयर को जोड़ने पर विचार किया जाता है, इमॉर्टल एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने से प्राप्त एब्सोल्यूट इमॉर्टल स्वॉर्ड, 12th ग्रेड कार्मिक फायर रेड लॉर्ड्स और जो रीइंकार्नेशन बैनर मेरे पास पहले से है, अब मेरे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स की विशाल मात्रा होंगजुन के खजानों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने लुओ हॉ की विरासत और उसकी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है, खासकर उस समय की उसकी समझ जब उसने अपना अंतिम आत्मविस्फोट किया था। वह अस्थायी रूप से हुनयुआन दालुओं के रेल्म तक भी पहुंच गया था। हालांकि वह सच्चा हुनयुआन दालुओ नहीं था, फिर भी यह मेरे अपने आत्मज्ञान के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने पूरी तरह से ज्ञान को आत्मसात करने और अभ्यास करने के लिए एकांत में जाने का फैसला किया।